हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी यूट्यूब चैनल। आई एम राजेश शर्मा। मैं आपका वेलकम करता हूं एडुकेमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट में लेके आया हूं जनरल स्टडीज़ के लिए। आप लोग भी पहले से भी जानते होंगे, सुनते होंगे कि एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स है और इसको कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे सीरीज लेके आया हूँ जनरल स्टडीज़ के लिए, और जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और हिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से ही प्रश्न आपके आते हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज हो या जनरल स्टडीज़ में। एनसीईआरटी का क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस क्या है? एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस ये है कि ये चीज़ें अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अवधारणात्मक स्तर पर आपको काफ़ी अच्छी समझ आपकी विकसित हो जाएगी, चीज़ों को बेहतर समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप में चीज़ें आएंगी। तो इसलिए एनसीईआरटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ऑथेंटिक है। ठीक है, तो ये आपके समझ को बढ़ाती है, आपके समझ को बढ़ाती है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप अपने खुद से पढ़ते हैं तो इसमें आपको काफ़ी समय लगता है, और मैं आपके लिए बहुत आसान कर दिया हूँ। ये पूरी सीरीज है एडुकेमी के यूट्यूब चैनल के लिए, जिसमें हम लोग हर दिन 30 मिनट्स के लिए मिलेंगे और एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में और सरल भाषा में। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे बुक्स को देखेंगे। इसमें टोटल 9 बुक्स हैं, जिसमें पहले जो क्लास 6 की जो बुक है ये नई एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी नहीं है। तो नई एनसीईआरटी में जो फर्स्ट बुक है क्लास 6 की, उस बुक को मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और उसका नाम क्या है? द अर्थ आवर हैबिटेट। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करें, और आप इसको रिवीजन भी करना चाहते हैं तो बार बार आप वीडियो को देखकर, आप क्लास को देखकर आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा, जिसमें फिगर है, स्केच है, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी डाउट है आप कमेंट करें, और मैं उस कमेंट का आपको आंसर करेंगे, एंड सेकंड क्लास में उसको बता भी देंगे। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड। ये सिलेबस है, और मैं आपको बिल्कुल ये बुक भी दिखा दूं। ये बुक मेरे सामने है, पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, तो इस बुक को हम लोग देखेंगे, और सबसे पहले हम लोग देखें इसमें क्या क्या, किस किस टॉपिक को कवर किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है सौर मंडल में पृथ्वी, मतलब सोलर सिस्टम। दूसरा टॉपिक इसमें है ग्लोब कैसे स्टडी करना है, ग्लोब में जैसे लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इसके बारे में इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा आपका है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति में अर्थ मोशन क्या होता है, घूर्णन क्या है, ठीक है, रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मानचित्र क्या होता है, मैप क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या है, तो ये हमारे सिलेबस में है, इस बुक में आपका है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इंडिया के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो आगे और भी जिस क्लास के हम लोग करेंगे उसमें और भी डिटेल में दिया हुआ है, बट क्लास 6 में है। इंडिया में क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, वाइल्ड लाइफ है। तो ये इन सब चीज़ों पर ये क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी की बुक में ये आपके विषय सूची दी गई है, जिसमें हम लोग एक एक टॉपिक को एक एक क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब इसमें आपको क्लास 6 में टोटल 8 वीडियो आपको मिलना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। और सबसे पहले यहाँ पर इस बुक में आप चाहें तो आपके पास अगर बुक है तो आप उसको में देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके आया हूँ। अब यहाँ पर आप कंसंट्रेट करें और एक कॉपी पेन लेकर सारे पॉइंट्स को अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपको एक भी चीज़ें, मतलब ऐसा प्रयास किया है कि एक भी फैक्ट और एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा क्लास 6 के बुक से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द ज्योग्राफी वर्ड।
तो ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है फ्रेंड? यहाँ भी एक इंफॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। क्या होता है? पृथ्वी का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में। दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है, जिनमें जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, कहीं कहीं GE लिखा हुआ है, तो जियो का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी। एंड ग्राफिया, ग्राफिया का अर्थ क्या होता है? लिखना। मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के बारे में लिखना। क्लियर है? तो ज्योग्राफी क्या है? याद हो गया। ज्योग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। कहां से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। मीनिंग क्या है? पृथ्वी का विवरण। और ये दो ग्रीक शब्द जो आपका है, जियो शब्द का अर्थ हो गया आपका पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ क्या हो गया आपका? लिखना। तो ये फर्स्ट है इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड इसमें कि जियो के साथ लॉजिया, मैट्रिया, ठीक है, और आपका ऑइड्स, तो इसका क्या मीनिंग होता है? ये भी आपके बुक में दिया है, बॉक्स बना के दिया हुआ है। बॉक्स में जो दिए जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक एक पॉइंट्स को देख सकते हैं। लॉजिया मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, अर्थ का स्टडी करना। और मैट्रिया का क्या हो गया? पृथ्वी का मापन, मेजरमेंट। और तीसरा आपका है ऑइड्स, क्या है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, क्या हो जाएगा? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये तीन वर्ड है, ये तीनों वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ। आगे देखते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के बारे में आपने पहले से पढ़ा होगा और बहुत प्रारंभिक जानकारी क्लास 6 के बुक में दी गई है, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों पर, अगर ये सब चीज़ें अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको आगे समझने में दिक्कत होगी। और बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में चीज़ों को समझाया गया है। NCERT को अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपका जो एक समझना, एक जो अवधारणात्मक स्तर पर चीज़ें आपकी क्लियर होगी, वो बिल्कुल अल्टीमेट होती है। इसलिए NCERT बुक को बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चले। सबसे पहले है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये सोलर सिस्टम में क्या क्या शामिल है? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सोलर सिस्टम में क्या शामिल है, क्या केवल प्लैनेट्स हैं और सन है, केवल ग्रह हैं और सूर्य है? नहीं, सोलर सिस्टम में क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। उल्का पिंड है, मेट्रॉइड्स है, उल्का पिंड है। ये सब मिलकर क्या करते हैं? सोलर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसका जो मुख्य है वो कौन है? इसका मुख्य है आपका सूर्य है। ठीक है, तो सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड है, ये सब मिलकर एक पूरे सौर परिवार का निर्माण करते हैं। और साथ में क्या है आपका सौर मंडल में? सन, जो बिल्कुल सेंटर में है। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स थे, 8 प्लैनेट्स हैं। उसके बाद क्या है? उपग्रह है, सैटेलाइट है, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड है। ठीक है, क्या है? और कुछ अन्य खगोलीय पिंड है। तो ये सब मिलकर क्या होते हैं? ये सब मिलकर सौर मंडल कहलाते हैं, सोलर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो गया आपका। तो सोलर सिस्टम में क्या है? सोलर सिस्टम में सन, ठीक है, सन के अलावा जो अन्य ग्रह हैं, जो अदर प्लैनेट्स हैं, और सैटेलाइट हैं। प्लैनेट्स के सैटेलाइट हैं, सब प्लैनेट्स के सैटेलाइट नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जो भी सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, और साथ में आपके उल्का पिंड वगैरह सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब थोड़ा हम लोग देखें कि थोड़ा डिटेल में देख लें कि यहाँ भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो देखो, सोलर सिस्टम अगर पूछेगा तो उसमें क्या क्या शामिल है आप बता देंगे। अब देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख सकते हैं आप, सूर्य है। ठीक है, और हमारे सौर मतलब जो पूरा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब इनसे, सूर्य से बंधा हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स देखेंगे, ग्रह को देखेंगे तो ग्रह कितना है? ग्रह टोटल
8 ग्रह है, 8 प्लेनेट है, ठीक है। और इसमें सबसे नजदीक कौन सा है, तो बुध है, मरक्यूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मरक्यूरी है, उसके बाद शुक्र है, ये क्रम है, ये क्रम पूछा जाता है। अर्थ है, मंगल है, ठीक है। उसके बाद जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं जो इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सोलर सिस्टम में, खासकर स्टेट पीसीएस में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इवन 2015 में भी एस्ट्रोनॉमी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और एक जिज्ञासावश भी, गैलेक्सी क्या है, ठीक है, मिल्की वे क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, पोल स्टार क्या है, ठीक है, उर्सा मेजर क्या है, तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है, क्या यूनिवर्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है, क्या यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, ब्रह्मांड का क्या विस्तार हो रहा है। तो इन सब बहुत सारी चीजें हैं। ये सन का के चारों ओर चक्कर प्लैनेट्स लगाते हैं, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे, तारों का जन्म कैसे होता है, तारे खत्म कैसे होती हैं, क्या सन भी किसी दिन कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं और ये इसमें एक जिज्ञासा भी होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी लोगों को जानना चाहिए कि क्या है खगोल शास्त्र, क्या है, ठीक है, और ये कैसे। और अगर मान लिया कि एस्ट्रोनॉमी अगर आप नहीं जान रहे हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अगर आप ये नहीं जान रहे हैं कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ के बारे में, मरक्यूरी के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, अगर एस्ट्रो जो आपका पोल स्टार है, सप्तऋषि है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो फिर आप अगर लिथोस्फेयर है, आपका क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, तो ये सब चीज़ें आप अगर एस्ट्रोनॉमी से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि पीसीएस एग्जामिनेशन वगैरह में एस्ट्रोनॉमी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है कि एक क्रम पूछा जाता है, क्रम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका क्या क्रम है। तो मैं आपको बता दूं, इसको याद करने का तरीका है एम्बियम जैसनप, ठीक है ना, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो। प्लूटो अब नहीं है, ठीक है, 2006 के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट आपका है और ये एनसीईआरटी में भी याद करने के लिए बताया गया है, उसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में, मर्क्यूरी के बारे में। तो मर्क्यूरी के बारे में आपको बता दें, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, ये अगर देखा जाए कि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण है वो 88 डेज में होता है। कितने डेज में होता है, 88 डेज में ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। दूसरा है आपका, और अपने अक्ष पर 59 डेज में, कितने डेज में, अपने एक्सिस पे 59 डेज में, और सूर्य के चारों ओर 88 डेज में। उसी तरह से शुक्र है, तो इन सब के बारे में, शुक्र जो परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर, उसमें आपका 255 डेज लगता है। और पृथ्वी आपका है, तो पृथ्वी का जानते ही हैं 365 डेज हैं, और अपने एक्सिस में 1 डे है। अपने एक्सिस में कितना है, 1 डे है। और उसी तरह से मंगल ग्रह है, 687 डेज है, और अपने अक्ष पर क्या है, 1 डे है। पृथ्वी की जो पृथ्वी आपका है, मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह के, मार्स के 2 सैटेलाइट हैं। उसके बाद फिर आपका है जुपिटर है, तो जुपिटर का सबसे ज़्यादा क्या है, जुपिटर की जो सैटेलाइट है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, और एनसीईआरटी में कितनी लिखी है, 53 है। कितनी लिखी गई है, 53 है। तो और एनसीईआरटी में आपका शनि है, ठीक है, शनि के भी काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट है। देखो, पूरे प्लैनेट्स को, पूरे सोलर सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका इंटरनल प्लैनेट्स है और एक क्या है, एक्सटर्नल प्लैनेट्स है। मतलब एक हो गए आंतरिक ग्रह और एक क्या हो गया, बाह्य ग्रह। दोनों में क्या डिफरेंस है, और भी बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स।
तो इस तरह से जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं और रॉकी स्ट्रक्चर है, चट्टानों से बने हुए हैं, और जो आपका जोवियन प्लैनेट्स हैं या बाह्य ग्रह हैं या एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं, वो गैस के बने हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम इसके बने हुए हैं। और इस तरह से तो जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में, ये बुक में सारा डिटेल दिया गया है सारे प्लैनेट्स के बारे में, और 30 मिनट्स का ही एक टॉपिक आपका है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई बताने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका एक क्या कहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो एक तो इसका क्रम याद रखिएगा कि इसका क्रम क्या है प्लैनेट्स का। दूसरा ये है कि पृथ्वी से जो बुध है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है, तो बुध है, मरक्यूरी है। इन सब चीज़ों पर आपका प्रश्न बनता है। मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट हैं। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो आपका है वो किसका है, तो आपका बृहस्पति का है, जुपिटर का है, और उसके बाद का सैटर्न है। तो इस तरीके से इस पर ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं जो आपको देखने हैं। अब हम लोग बात करते हैं, तो सोलर सिस्टम में आपने देखा, सोलर सिस्टम में टोटल आपके 8 प्लैनेट्स हैं, और उसका क्रम क्या है, और कितने अपने एक्सिस पे घूमते हैं, कितने समय में, और सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी से नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य का सबसे नज़दीकी प्लैनेट कौन सा है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कौन सा इंटरनल प्लैनेट्स हैं, कौन सा एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं, मतलब आंतरिक ग्रह कौन से हैं, और बाह्य ग्रह कौन सा है, किसका सैटेलाइट सबसे ज़्यादा है, किसका सैटेलाइट नहीं है, किसका सैटेलाइट सबसे कम है। तो इन सब चीज़ों पर ऐसो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं अर्थ के बारे में। तो पृथ्वी क्या है, एक प्लेनेट है, ठीक है, एक ग्रह है, और पृथ्वी संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है, सन से प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। और सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है, एक तारा है, स्टार है, 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 CR किलोमीटर है, आप समझ सकते हैं। और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पर वह एक चंद्रमा की तरह चमकती प्रतीत होती है, ठीक है। अगर बहुत दूर से अगर देखते हैं तो चंद्रमा की तरह बिल्कुल चमकती हुई प्रतीत होती हैं। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का सहचर है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मून पृथ्वी का सैटेलाइट है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वो चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रख सकते हैं। और हमारी पृथ्वी की तरह ही, मतलब हालांकि लाइफ केवल अर्थ में है, और इस तरह से और भी प्लैनेट्स हैं जिसमें से मैंने आपको पहले बताए। और सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से ध्यान रखिएगा, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो क्या है, वो तीसरा ग्रह है। ये भी प्रश्न, यहाँ भी प्रश्न बनता है कि सूर्य के दूरी के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो पृथ्वी जो है वो क्या है, एक तीसरा ग्रह है, यहाँ पर भी है। और आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए, अगर सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर है। और आकार में देखा जाए तो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है, तो पृथ्वी है, अर्थ है। तो ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ों को बता रहे हैं। उसके बाद है पृथ्वी जो अर्थ है, ये ध्रुव पर थोड़ा चपटा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बाहर की ओर क्या है, ये आपका थोड़ा निकला हुआ है। तो पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है, और इस आकार को क्या बोलते हैं, भूआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोड शेप बोलते हैं, जियोड शेप बोलते हैं। ये पूछा गया है प्रश्न। तो पृथ्वी क्या है, जियोड शेप में है, जियोड शेप में है, और हिंदी में भूआब बोलते हैं। द अर्थ इज, ध्यान दीजिएगा, द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एंड द पोल्स, ठीक है, पोल्स पर चपटी है, एंड बल्जेस, ठीक है, स्लाइटली एट द इक्वेटर। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इक्वेटर पे क्या है,
बिल्कुल बाहर की ओर निकला हुआ है और पोल पर क्या है, वो चपटा है। तो ये जियोड शेप में है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और पृथ्वी पर अगर जीवन में, अगर जीवन के लिए, लाइफ के लिए अगर परिस्थितियां देखी जाए तो पृथ्वी न तो अधिक गर्म होता है और न ही अधिक ठंडा होता है। ठीक है, और इसी कारण से पृथ्वी पर लाइफ है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर एयर है, ऑक्सीजन है। तो पृथ्वी पे पानी एवं वायु उपस्थित है और जीवन के लिए आवश्यक जैसे ऑक्सीजन वायु मौजूद है, और भी बहुत सारे गैस हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, पृथ्वी सौर मंडल का, और ये सब चीज़ें हैं जो वाटर, ऑक्सीजन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गैसेस हैं, इसके कारण पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। ठीक है, और अंतरिक्ष से देखने पर, स्पेस से अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी क्या है, नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ठीक है, कितनी दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है, और इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। और ये क्या है, 71%, 2/3 भाग जो क्या है, 71% वाटर बॉडी है। ठीक है, 71%, ये भी प्रश्न है। तो 71% क्या है, वाटर बॉडी है। तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग सूर्य की बात करते हैं। ठीक है, तो सारे प्लैनेट्स के बारे में बात कर लिए, जितने भी 8 ग्रह हैं, अपने एक्सिस में कितना समय लगता है, सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, किसका सैटेलाइट है, किसका सैटेलाइट नहीं है, इन सब चीज़ों पर कौन सूर्य के नज़दीक है, कौन पृथ्वी के नज़दीक है, कौन पृथ्वी के समान है, कौन आंतरिक ग्रह है, कौन बाह्य ग्रह है, कौन इंटरनल प्लैनेट है, कौन एक्सटर्नल प्लैनेट है, कौन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, कौन जोवियन प्लैनेट है, ये सारा है, इसका क्रम क्या है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य के बारे में, सन के बारे में बात करते हैं। सन आपका सौर मंडल, सोलर सिस्टम के क्या है, वो बिल्कुल केंद्र में है, और उसके बाद हमारे सारे प्लैनेट्स दिखते हैं। तो ये सूर्य के चारों ओर सब चक्कर लगाते हैं सारे प्लैनेट्स, और ये गर्म गैसों से बना हुआ है। और तारा जो स्टार होता है, स्टार फॉर्मेशन, ठीक है, जब फाउंडेशन बैचेस वगैरह में, फाउंडेशन बैच में हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं, इसमें तारों का विकास कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे होता है, तारा मरता कैसे है, ठीक है, और मरता है, ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, चंद्रशेखर लिमिट क्या है, ये सब बहुत लेवल पर है। लेकिन बट यहाँ पर हम लोग क्लास वाइज चलेंगे, जिसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया गया है कि आओ बच्चों, तुम्हें सौर मंडल बताते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल उसी तरह से आपको बता रहा हूं, लेकिन ये कहने के लिए क्लास 6 की बुक है, लेकिन जो इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें जो चीजें क्लियर होती हैं सभी लोग, ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक पॉइंट्स को आपको देखना है। एनसीईआरटी केवल इंफॉर्मेशन नहीं देती है, आपको ये समझाती है, आपको ये बताती है कि क्यों कोई किसी भी चीज़ का रीज़न क्या है, कॉज इफेक्ट क्या है, उसके बारे में एनसीईआरटी बताती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का अगर मान लीजिए, देखो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन के अंदर कौन सी गैसेस है, तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, वो हीलियम में चेंज हो रही है, और हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रही है। यहां पर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है या फ्यूजन हो रहा है, यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं कि आपका सन के बारे में अगर बताया जाए तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन बट उतना अभी नहीं देखना है, एक एक करके देखना है हम लोग को। तो सूर्य का जो खिंचाव है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सौर मंडल को क्या करता है, उसको बिल्कुल कंट्रोल करता है। और सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र सोर्स है। अगर सनरेज 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य, और सूर्य से जो प्रकाश है उसको आने में कितना लगता है, ओनली 8 मिनट्स। तो आगे देखते हैं फ्रेंड हम लोग,
सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है, और सूर्य सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद पृथ्वी से दूर ही स्थित है। यहां देख सकते हैं आपका मर्क्यूरी, वेनस, ठीक है, अर्थ, इसका सैटेलाइट, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो अब नहीं है। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा कि प्लूटो को कब निकाला गया प्लेनेट से और कहां पर, ठीक है, किस कॉन्फ्रेंस में, इसको ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, किसका, मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो ये कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे देखते हैं हम लोग। एक और देखिए, यहां पर एक इंफॉर्मेशन है, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और इसको आने में कितना समय लगता है, आने में लगता है 8 मिनट। ये तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो बिल्कुल नोट करें, बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के पास का एक सैटेलाइट है, और पृथ्वी का सैटेलाइट है चंद्रमा, और बचपन से हम लोग एक लगाव रहा है, ठीक है, मून से। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है। यहां प्रश्न बनता है, ध्यान रखो मेरे भाई, यहां पर क्वेश्चन बनता है, 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी के पास का एक क्या है, सैटेलाइट है, और जो चंद्रमा का रेडियस है वो पृथ्वी के रेडियस से केवल 1/4 है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक होता है। चंद्रमा नजदीक है, कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर ये डिस्टेंस है पृथ्वी का चंद्रमा से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और सूर्य का कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर, तो ये चंद्रमा का हो गया। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 डेज, एंड अपने एक्सिस घूमने में भी सेम, ये ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि मून अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, इसलिए चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पर पर्वत भी है, माउंटेन भी है, यहाँ पर प्लेन है, गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाती है, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी छाया दिखाता है। पूर्णिमा क्या है, न्यू मून क्या है, फुल मून क्या है, आपको बताएंगे। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 21 जुलाई 1969 में चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, ये जानते ही होंगे आप लोग। और दूसरा आपका है कि चंद्रमा से संबंधित बहुत सारे हमारे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, बहुत सारे प्रोग्राम कार्यक्रम किए गए हैं, तो इनके बारे में जान सकते हैं। खगोलीय पिंड क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी आपका है, इसमें खगोलीय पिंड आपका सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है, लाइटनिंग है, तो उसमें क्या बोलते हैं, उसको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, खगोलीय पिंड बोलते हैं। खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो सेलेस्टियल बॉडी, स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट, ये सब सारी चीजें हैं, खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंडों में प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या होते हैं, पिंड ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह को, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेनेट बोलते हैं। और ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, प्लेनेटाई से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या है, परिभ्रमक, मतलब चारों ओर घूमने वाला, ये सब ध्यान रखिए। तो कुछ खगोलीय पिंडों में प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है,
वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पिंड ग्रह कहलाते हैं। और अगर प्लेनेट को देखा जाए तो ये अंग्रेजी में किससे बना हुआ है, प्लेनेट से बना हुआ है, और ग्रीक भाषा का प्लेनेटाई है उससे बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूमने वाला। तो हमारे सौर मंडल में देखा जाए तो टोटल क्या है बता चुका, सौर मंडल में टोटल कितने हैं, 8 प्लेनेट हैं, और सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और यहां पूछा जाता है कि इलिप्टिकल पाथ होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर है सो ये चक्कर लगा दिए। प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। दीर्घ वृत्ताकार मतलब होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है जिसमें सारे प्लैनेट्स सूर्य की ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर करते हैं। और यहाँ पर याद करने के लिए एनसीईआरटी बुक में एक दिया गया है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार जो प्लैनेट्स हैं उनको याद करने का तरीका, तो इसमें एम है, एम से मरक्यूरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से क्या हो गया सैटर्न, और यू से यूरेनस, और एन से क्या हो गया आपका नेपच्यून। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ये भी एक तरीका है याद करने का। एक और तरीका बता दें आपको हम कि अगर आप याद करना चाहते हैं प्लैनेट्स को, तो एक सिंपल तरीका है कि जिस तरह से मान लिया कि आपने, ऐसे आपका मरक्यूरी है तो एक दिन इसमें क्या करें, माइनस करते चले जाएं, ठीक है। जैसे मान लिया कि माइनस कर दें थर्सडे, तो क्या हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह, फ्राइडे, और फ्राइडे में, तो इस तरह से आपका चीज़ें जो हैं इसमें आप याद कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं, इसमें अगला है, अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मरक्यूरी के बारे में देखें जाए, सबसे नज़दीक क्या है अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो मरक्यूरी सबसे नज़दीक है। और बुध ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना लगता है, 88 डेज, बता चुके हैं सब सारा चीज। वेनस जो आपका है वो पृथ्वी का, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जुड़वा बहन है, ठीक है, ट्विंस माना जाता है। शुक्र ग्रह का आकार एवं आकृति क्या है, पृथ्वी के ही समान है। तो पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है, वेनस है। और प्लूटो के बारे में देखा जाए तो इसको मैं बताया था कि प्रश्न पूछा गया है। तो इंटरनेशनल आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में प्लूटो को क्या किया, बाहर कर दिया। तो इस तरीके से आपका है। उसके बाद एक है कि थोड़ा ये पिक्चर क्लियर नहीं है, बता दें, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, आपका जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों ओर क्या है, रिंग्स है। ऐसे आमतौर पर लोग समझते हैं कि केवल शनि, केवल सैटर्न में रिंग है, नहीं, जुपिटर में भी है, सैटर्न में भी है और यूरेनस में भी है। ये तीनों में क्या है, ये रिंग्स पाए जाते हैं, रिंग्स मिलते हैं यहाँ पर। और ये छल्ले जो हैं विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे पिंड हैं, उनसे बना हुआ बेल्ट होता है, ठीक है। और इसको आप दूरबीन से जो उससे देखा जा सकता है। सैटेलाइट क्या होता है, तो एक ये खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर क्या है, उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये आपका उपग्रह हो गया, सैटेलाइट हो गया। मानव निर्मित उपग्रह भी होता है। मानव निर्मित उपग्रह में जिस तरह से आपका अगर प्रारंभिक अवस्था में देखा जाए तो ASLV है, PSLV है, GSLV है, ठीक है। ये तो रॉकेट लॉन्च करने की टेक्निक है। बट रॉकेट जब लॉन्च करते हैं तो उसमें क्या होता है, एग्यूमिनेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये सैटेलाइट को क्या करते हैं, लॉन्च करता है। दो तरह का मुख्य रूप से सैटेलाइट होता है, एक तो रिमोट सेंसिंग होता है और एक क्या होता है, इनसेट होता है। तो ये भी एक प्रकार का ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसकी सहायता से अपने टेलीकम्युनिकेशन को और अपने सारी दूरसंचार वगैरह को बेहतर करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, रॉकेट को जब आप लॉन्च करते हैं उसके बाद किस तरीके से जो रॉकेट लॉन्चर होता है, जैसे GSLV वगैरह है, तो GSLV में भी आपका काफ़ी क्लासिफिकेशन होता है, कब किस डिस्टेंस पे कौन सा
मतलब बूस्ट करेगा सैटेलाइट को। उसके बाद जब सैटेलाइट का प्लेसमेंट हो जाता है, उपग्रह का जब लॉन्च किया जा रहा है और जब ये लॉन्च करके सैटेलाइट को सेट करते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, तो इस तरह की चीज़ें देखते हैं जिससे हमारा पूरी जो सूचना तंत्र वो चल रहा है। नक्षत्र मंडल आपका है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, नक्षत्र मंडल में क्या होता है कि तारा का समूह होता है, ठीक है, तारों के विभिन्न समूह होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। और जैसे अर्सा मेजर है, ये भी है, या बिग बियर है, ये क्या है, नक्षत्र मंडल है। बिग बियर नक्षत्र मंडल आसानी से पहचाना जा सकता है, इस तरह का आपको आकृति देखने को मिलेगी। 7 तारों का समूह है सप्तऋषि, ठीक है, और ये हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि लोग हुए हैं उनके नाम पर है। और अर्सा मेजर क्या है, इसका भाग है, देख सकते हैं इस तरीके का पूरा एक, इस तरीके का ये पूरा देखने को आपको मिलता है। तो एक तारों का समूह है। ध्रुव तारा है, तो पोल स्टार है, आप जैसा कि जानते हैं आगे बताएंगे। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोल स्टार अपने मतलब स्थान से स्थान बदलता नहीं है। ये उत्तर दिशा को बताने वाला क्या होता है, उत्तर दिशा को बताने वाला ये पोल स्टार है, और आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर दिखता है ये। और इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लिया उत्तर दिशा में पोल स्टार के अकॉर्डिंग अगर आपको पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, ठीक है, मतलब इससे एक रिलेटेड पोल स्टार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड कि ये नॉर्थ की ओर दिख रहा है, ये पोल स्टार है, और ये उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ पोल की ओर है। और अगर इसको जाना है, किसी को अगर पूरब जाना है तो पश्चिम जाना है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पर आपका है कि एस्ट्रॉइड्स क्या होता है और उल्का पिंड क्या होता है, मेट्रॉइड्स क्या होता है। अब मेट्रॉइड्स देखो बहुत सारी चीजें हैं, मेट्रॉइड्स का भी, इसका भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, बट यहाँ पर क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बताने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन जो बुक में है उसको मैं बता रहा हूँ लाइन बाय लाइन एक एक चीज। और नेक्स्ट क्लास में मैं 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर दूंगा, आप लोग बुक को भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, कमेंट्स वगैरह करते रहिए, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है आप कमेंट्स करें और मैं उसको पूरी तरह से बताऊंगा। जनरल स्टडीज़ में ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, और इन्वायरमेंट, ये सेक्शन आपको पूरा अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरे सीरीज में ला के एनसीईआरटी से, और क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी चीज़ें कंप्लीट आपकी होगी। बाकी हिस्ट्री का भी आपका अलग से टीचर कराएंगे, इकोनॉमी का भी और साइंस का भी। एस्ट्रॉइड जो होता है क्षुद्र ग्रह होता है, तो ये जो आपका क्या होता है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि ये कौन से 2 प्लेनेट के बीच में होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट पीसेस की बात छोड़ दीजिए। तो ये मंगल एवं मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, और क्षुद्र ग्रहों के ही भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, प्रश्न प्लैनेट्स के ही भाग होते हैं, और ये विस्फोट के कारण क्या होते हैं, ये एक्सप्लोजन के कारण अलग हो जाते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि उल्का पिंड से निर्मित लेक इंडिया में कहां पर है और किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस स्टेट में है। उल्का पिंड द्वारा निर्मित एक झील है भारत में, वो किस स्टेट में है और किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन में, फिर मैं आके आपको बताऊंगा, तो ये करके रखना आप लोग। उल्का पिंड जो आपका है पृथ्वी के इतने नज़दीक होते हैं, कभी कभी इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है और गिरी भी है, और कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाती, इसे धरातल पर क्या होता है, मतलब गड्ढे बन जाते हैं, और उल्का पिंड वायु के साथ साथ घर्षण से गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। आकाशगंगा क्या है, तो आकाशगंगा में प्राचीन भारत में इसको आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी माना गया है। क्या माना गया है, प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में प्रकाश की एक बहती नदी माना गया है। इसी कारण से क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। और हम लोग की आकाश गंगा कौन सी है,
मिल्की वे है। आप लोग को और इंटरेस्ट होगा तो मैं एस्ट्रोनॉमी पे बहुत सारी चीजें, लेकिन बस वही ध्यान रखिए क्लास 6 बुक धीरे धीरे करना है। खुले आकाश में एक दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद की पट्टी है और ये क्या नाम है? मिल्की वे नाम है। मिल्की वे क्या है? ये हमारी आकाश गंगा। आकाश गंगा बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी है, और बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर क्या है? ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, और हमारी मिल्की वे के सेकंड आर्म में क्या है? हमारा सोलर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाश गंगाएं, लाखों गैलेक्सीज मिलकर क्या करते हैं? ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। और ब्रह्मांड आकार में क्या होता है? बहुत विशाल होता है। और ये क्या है? ये और फैलता जा रहा है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं ये पृथ्वी है, उसके सौर मंडल, आकाश गंगा और ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में आकाश गंगा में सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर क्या है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ठीक है ना, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ठीक है। और ये ज्योग्राफी का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये स्थल मंडल में भी क्या है? इतना पूरा वर्ल्ड है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइलैंड, ठीक है, जितने भी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कितने पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, कितनी सारी चीजें हैं, डाइवर्सिटी है, ये नेचर है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। और दो टर्मिनोलॉजी आप ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में। एक है पूर्णिमा, जिसको बोलते हैं फुल मून, और एक है अमावस्या, जिसको बोलते हैं न्यू मून। पूर्णिमा में क्या होता है? चांद आपको पूरा दिखेगा, ठीक है, और चांद, मून बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूरा चांद दिखेगा। पूर्ण चंद्र एक महीने में एक बार दिखाई देगा। कितनी बार दिखाई देगा? एक बार दिखाई देगा। और पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, जब पूरा चांद दिखता है। लेकिन चंद्रमा का आधा भाग ही दिखेगा, आधा भाग छुपा रहता है। जब चंद्रमा 15 दिन के बाद दिखाई नहीं देता है, तब क्या होता है? ये नए चंद्रमा की रात्रि, एग्जामिनेशन में दे सकता है लिखा हुआ, नए चंद्रमा की आकृति को क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा एस्ट्रोनॉमी देखा, और क्लास 6 में जो इम्पोर्टेंट दिया गया है उसको देखा हम लोगों ने। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे ग्लोब। मैं ग्लोब लेके आऊँगा आपके सामने, ठीक है, ग्लोब लेके आऊँगा, और पूरा ग्लोब कैसे देखते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। ग्लोब का पृथ्वी कैसे मूवमेंट होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा। ये पूरा ग्लोब मैं आपको दिखाऊंगा। इक्वेटर क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, पृथ्वी का घूर्णन कैसे हो, रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, इन सब सारे चीज़ों के बारे में, अक्षांश, लैटिट्यूड को कैसे निकालते हैं, लॉन्गिट्यूड को कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट क्लास में रहने वाला है, जिसमें हम लोग आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, आपको पूरी NCERT क्लासेस इसमें आपको मिलने वाली है। और जितने भी जोन आपके होते हैं सारे जोन को देखने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड। और इसमें आपका जितने भी टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, फ्रीज जोन, ये सारे पोर्शन को हम लोग को देखना है। जनवरी में क्या पोजीशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मेरिडियन लाइन को हम लोग देखेंगे, ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस कैसे इसका मूवमेंट होता है, 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है, कैसे आप समय का निर्धारण कैसे करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, इंटरनेशनल डेडलाइन है, आइडियल के बारे में बात करेंगे, ये कितने जगह आपका ब्रेक किया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा क्यों है,
तो ये टॉपिक आपका रहना है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, बेल आइकॉन हिट करें और बिल्कुल जुड़े रहें। बार बार आपको रिवीजन करना है तो वीडियो को देखें, कॉपी पेन लेके बैठें, नोट करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह को देखें और कमेंट करते रहें। जहाँ भी आपको दिक्कत हो रही है तो मैं सारे कमेंट्स का बिल्कुल आपको आंसर करूँगा और जब नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा तो सारे कमेंट्स को देखकर उसका मैं आंसर क्लास में ही इसको सॉल्व कर दूँगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय, सी यू एंड टेक केयर।